छत्तीसगढ़ के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर दिनेश भाई बताते हैं कि हर नवरात्रे में ना मेरी मम्मी के ऊपर माता रानी आया करती हैं। आसपास के लोग अपनी समस्या लेके मेरे घर पर आते और मेरी मम्मी उन समस्याओं का समाधान बताती थी। अब ऐसे ही एक साल जब नवरात्रि का टाइम आया तो कुछ पड़ोसी और मेरे घर के सारे लोग मेरी मम्मी के आसपास बैठे हुए थे। मम्मी आंखें बंद करके ध्यान में बैठी थी और पड़ोसी इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी मम्मी आंख खोलेंगी और हम अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे। अब दिनेश बताते हैं कि इसी बीच आंख बंद किए हुए ही मेरी माँ मेरे चाचा को आवाज लगाती। जब चाचा करीब पहुंचे तो माँ ने पूछा उनसे कि तेरी पत्नी कहाँ है, जाओ उसे अभी मेरे पास बुला के ला। अब चाचा यहाँ बोलते हैं कि वो अभी कमरे में तैयार हो रही है, थोड़ी देर रुक जाइए, वो अभी आ जाएगी आपके पास। अब इस पर दिनेश की माँ एकदम गुस्से में बोलने लगती है कि तुझे अभी लेके आना पड़ेगा उसे मेरे पास। अब चाचा ये सब देख के एकदम घबरा गए और भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगे। पर यहाँ चाचा को कोई अंदाजा नहीं था कि उनका परिवार एक बहुत ही भयानक मंजर को फेस करने वाला है और उस घटना की बैक स्टोरी ना आपको हिला के रख देगी एकदम। इस काफी मिस्टीरियस इंसिडेंट को मेरे साथ शेयर किया है खुद दिनेश भाई ने, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, दिनेश की कहानी आगे सुनने से पहले एक चीज समझना कि आज के टाइम पर काफी लोग ट्रेडिंग को एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के रूप में देख रहे हैं। बहुत से लोग ट्रेडिंग के थ्रू एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं और उसके लिए एक राइट मेंटोर होना बहुत जरूरी है। राहुल एक प्रोफेशनल ट्रेडर है जो प्ले स्टोर पर मौजूद कोटेक्स जैसे प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज करना सिखाता है और ट्रेडिंग को स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके से कैसे अप्रोच करे ये एक्सप्लेन करता है। राहुल के वीआईपी चैनल्स पर आपको सिग्नल मिलते हैं, जैसे उसने अभी न्यूजीलैंड डॉलर टू कैनेडियन डॉलर पर डाउन ट्रेड ओपन किया है और थोड़ा सा इन सिग्नल्स को समझने के बाद सेम ट्रेड को कॉपी करके उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर ट्रेड सही हुआ तो जो भी मुनाफा बनेगा उसे आप इजिली विड्रॉ भी कर सकते हैं। अभी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए राहुल ने अपने प्राइवेट ट्रेडिंग कम्युनिटी को फ्री ओपन करके रखा हुआ है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करो, राहुल को मैसेज करो और उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करके आप उसकी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर आपको डायरेक्ट उससे ट्रेडिंग टिप्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना प्रॉपर मार्केट रिसर्च और रिस्क एनालिसिस जरूर कर लेना। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही कोई स्टेप लेना। दिनेश बताते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलोंग करता हूँ और ये घटना तब की है जब मैं 16-17 साल का था। रायपुर में मैं अपने मम्मी पापा, बड़े भाई और चाचा के साथ रहता था। अब मेरे दादाजी पहले छत्तीसगढ़ के एक सरकारी विभाग में काम करते थे। कुछ साल पहले उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, जिसके बाद मेरे चाचा को उनके जगह पर नौकरी मिल गई। अब धीरे धीरे समय बीता और मेरे चाचा की शादी की जिम्मेदारी मेरी माँ और पापा पर थी। इन लोगों ने चाचा के लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दिया और इसी बीच जो दिनेश की मम्मी थी, उनके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना अपने देवर की शादी मैं अपनी चचेरी बहन से करवा दूं। दिनेश की मम्मी का मायका ओडिशा के हल्दी गांव में पड़ता है और वहीं हल्दी गांव में इनकी चचेरी बहन रहती थी। उनको लगा कि ये कितना अच्छा हो जाएगा कि शादी होने के बाद मेरी बहन मेरे साथ घर पर रहेगी, मेरा ही मन लगता रहेगा। और एक चीज और भी थी कि जो ये चचेरी बहन है ना, इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। दिनेश की मम्मी ने ये भी सोचा कि इनका भला हो जाएगा और यही सब सोच विचार करके इन दोनों की शादी हो जाती है। अब यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा कि जो दिनेश के दादाजी की पोस्टिंग थी ना सरकारी विभाग में, वो रायपुर से कोई 80 किलोमीटर दूर धमतारी टाउन में पड़ता था। अब चाचा जी की जब नौकरी लगी तब तक तो वो बैचलर थे, तो हर दिन बस से रायपुर टू धमतारी अप डाउन कर लिया करते। अब कई बार ऐसा भी होता कि दिनेश के चाचा अपनी मोटरसाइकिल उठा के ही पहुंच जाते थे धमतारी ऑफिस में। तो यहाँ पर दिनेश की मम्मी ने एक दिन बोला अपने देवर से कि देखो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो रोज तुम्हारा हाईवे पर आना जाना ये सही नहीं है। हम लोग के अंदर भी एक्सीडेंट वगैरह का डर बैठा रहता है, तो तुम एक काम करो कि धमतारी के अंदर एक मकान ले लो किराए पे और अपनी पत्नी को लेके वहीं पर रहना। रोज रोज रायपुर से धमतारी आने जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब ये डिस्कशन होने के बाद दिनेश के चाचा जी और चाची ये दोनों धमतारी में एक नए किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब दिनेश यहाँ बताते हैं कि जब चाचा जी धमतारी शिफ्ट हो गए तो उसके बाद कई बार मैं और मेरा भाई, रायपुर से एक ट्रेन चलती थी धमतारी के लिए, तो उसी ट्रेन से हम सुबह सुबह पहुंच जाया करते थे चाचा जी के पास और वहां उनकी मोटरसाइकिल लेके आसपास के एरिया घूमने चले जाते। अब महीने में 2 बार तो हम ये कर ही देते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही टाइम कट रहा था और चाचा जी को अभी धमतारी शिफ्ट हुए कुछ 3.5 महीने हो चुके थे। हर बार की तरह फिर से मैं और मेरा भाई पहुंचे चाचा जी के घर पे, पर इस बार दिनेश और उनके भाई ने ऑब्जर्व किया कि जो चाची हैं उनका नेचर एकदम बदल गया है। वो एकदम उखड़ा उखड़ा और रूड सा बिहेव कर रहे थे इनसे। अब चूंकि चाचा जी घर पे नहीं थे, वो ऑफिस गए हुए थे, तो चाची ने इनको खाने के लिए भी नहीं पूछा। पर यहाँ दिनेश और उनके भाई इस चीज को इग्नोर करते हैं। उन्होंने चाचा जी से कुछ भी डिस्कस नहीं किया और उसके अगले दिन चुपचाप वापस रायपुर आ गए।
अभी इस इंसिडेंट को बीते 2 साल हो चुके थे। सबकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। इस बीच हमारी चाची जी भी प्रेग्नेंट थी और फाइनली उनके डिलीवरी का टाइम आता है। मेरी मम्मी और पापा भी पहुंचे वहां पर चाची के पास, और जब फाइनली डिलीवरी हुई तो इन्होंने देखा कि भाई मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। हम सब यहाँ बहुत ज्यादा दुखी थे, पर मेरी चाची के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो एकदम साइलेंट चुपचाप बेड पे बैठी हुई थी। हम लोगों को लगा कि शायद चाची को बहुत सदमा लगा इससे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही हैं। पर फिर कुछ दिन पार होने के बाद चाची एकदम नॉर्मल हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब धीरे धीरे चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। चाची लगातार मेरे चाचा को ऐसे मैनिपुलेट करती और कोशिश करती कि वो ना मतलब मेरे घर से दूर हो जाए। अगर रायपुर में कोई फंक्शन होता था तो ये लोग आते सीधा फंक्शन के टाइम, और फंक्शन खत्म होते ही तुरंत धमतारी भाग जाते। अब पहले जैसा नहीं होता था कि फंक्शन के बाद 2 दिन और रुके हुए हैं या फिर फंक्शन से 1 दिन पहले आ गए। एज अ गेस्ट आते थे और वापस चले जाते। अब फर्स्ट डिलीवरी के कोई 2.5 साल के बाद चाची फिर से प्रेग्नेंट होती है। अब पहले तो ऐसा सिस्टम था कि दाई बुलाकर घर पर ही डिलीवरी कर दी जाती थी। तो इसी चक्कर में दिनेश की मम्मी ने चाची को फोन किया। फोन करके बोला कि एक काम करो, तुम रायपुर ही आ जाओ, हम लोग तुम्हारा यहाँ पे देखभाल भी कर लेंगे। चाची एकदम उखड़ गई, बोले कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे अपना। पर फिर जब दिनेश के पापा ने भी 1-2 बार बोला तो वो मान जाती हैं कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब यहाँ के रायपुर में रहने लगी दिनेश की फैमिली के साथ। अब कुछ दिन के बाद इनको एक लड़की होती है, पर वो लड़की ना एकदम कमजोर सी थी। दिनेश के घर वाले उसका बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, और कुछ सप्ताह और बिताने के बाद दिनेश की चाची चाचा को लेके धमतारी वापस चली जाती है। अब यहाँ दिनेश बताते हैं कि सेकंड बेबी के बाद जब से चाचा चाची वापस धमतारी गए ना, इन लोगों ने हमारे परिवार से लगभग बात करना ही बंद कर दिया। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग ऐसे वियर्ड रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। और फिर इसी बीच एक दिन मुझसे मम्मी बोलती हैं कि एक काम करो, अपने भाई को लेके चाचा के पास चले जाओ और वहीं पर 3-4 दिन रहना। तो रह के देखो तो उनके परिवार में मतलब सब ठीक है ना, उनको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शायद वो हमसे शेयर ना करना चाहते हो, तुम अपने चाचा से काफी क्लोज हो, तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो तुमको बता देंगे। और यहाँ अपनी मम्मी की बात मानते हुए दिनेश अपने भाई को लेके पहुंच जाता है चाचा चाची के घर पे, और यहीं से खेला चालू होता है दोस्त। अब जब ये दोनों भाई धमतारी पहुंचे तब ये पाते हैं कि जो इनकी चाची जी और चाचा दोनों का बिहेवियर ना बहुत रूखा रूखा था। वो ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे थे, बस फॉर्मली ट्रीट कर रहे थे इनको। इसी बीच एक दिन चाचा जी ऑफिस चले जाते हैं। इनकी चाची कमरे में थी अंदर और ये दोनों भाई दूसरे कमरे में। सुबह से इन लोगों ने कुछ भी खाया नहीं था। जो यहाँ पर दिनेश का भाई है वो अपने कमरे से निकल कर जाता है चाची जी के कमरे की तरफ, ताकि उनसे कुछ खाने के लिए मांग सके। चाची जी के कमरे का डोर नहीं लगा था, उन्होंने बस ऐसे चिपका के रखा हुआ था। ये धीरे से जाके दरवाजा खोलते हैं। अब जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला, इनकी चाची जी बेड पे उठ के बैठ जाती है। दिनेश के भाई ने देखा कि वो बेड पे बैठ के अपना फिंगर जो उन्होंने पैर फैला रखा था उस पैर की तरफ दिखा रही है। और जैसे इसके भाई ने बोला कि चाची, वो बहुत अजीब तरीके से गुर्राने लगी। अब ये चाची की ये हालत देख के दिनेश का भाई बहुत डर जाता है। ये दोबारा पूछा कि चाची क्या हुआ आपको? इस पर चाची अपना सर ऐसे ऊपर करती है और ऊपर देखते देखते सियार के जैसे चिल्लाने लगी जोर जोर से। अब वो चीख इतनी तेज थी कि दिनेश उसे सुन के इस कमरे में आ जाता है, और जैसे ही वो कमरे में पहुंचा ना, भाई साहब इसने देखा कि चाची मेरे भाई को गले से दबा के दीवार पर चिपकाए हुए है, और उनके अंदर से 2 लोगों की आवाज आ रही थी। वो मेरे भाई को लगातार बोले थे कि यहां से चले जाओ तुम दोनों, नहीं तो तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगी। दिनेश वहां बहुत चीख चीख के रोने लगता है, और जैसे उसने रोना स्टार्ट किया, चाची ने उसके भाई को छोड़ दिया। भाई को छोड़ के वो चुपचाप नॉर्मल होने का प्रिटेंड करने लगी। दिनेश का भाई कमरे से बाहर निकलता है और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम आज ही अपने घर वापस चले जाएंगे। ये लोग चाचा के आने का वेट भी नहीं करते, ये सीधा बस पकड़ते हैं और वापस रायपुर आ जाते हैं। पर यहाँ इन्होंने गलती ये की कि इसके बारे में कभी अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया। अच्छा ये देखो, ये पूरी कहानी ना बहुत सालों के टाइमलाइन में फैली हुई है।
तो जब ये वाला घटना हुआ दिनेश और उसके भाई के साथ, उसके 3 साल के बाद दिनेश की चाची फिर से प्रेग्नेंट होती है और इस बार भी चाची को एक बेटी पैदा हुई। अब तीसरी लड़की होने के 6-7 महीने के बाद दिनेश की मम्मी कॉल करती है उसके चाची को और कॉल करके बोलते हैं कि एक काम करो, तुम ना दोनों बच्चियों को लेके यहीं रायपुर आ जाओ, क्योंकि वो दोनों छोटी हैं और तुमसे अकेले संभाला नहीं जा रहा है। बाकी जब बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी उसके बाद तुम लोग को मन करे तो चले जाना धमतारी वापस। अब ये सब डिस्कशन होने के बाद फाइनली दिनेश की चाची अपनी दोनों बेटियों को लेके रायपुर वापस आ जाती है। दिनेश बताते हैं कि यहाँ भी उनका बिहेवियर बड़ा वियर्ड रहता था। वो 2-2, 3-3 घंटे तक खुद को कमरे में बंद करके रखती। कोई कभी उनसे बात करता तो वो किसी और ही डायरेक्शन में देख के उसका रिप्लाई करती। कभी कभी खाना खाते खाते अपना हाथ दूसरी ओर कर देती, ऐसा लगता कि वो किसी और को भी खिला रही है। और जो इनकी ये हरकतें थी वो टाइम के साथ और ज़्यादा वियर्ड होती गई। हम लोगों को लगा कि शायद ये कोई दिमागी संतुलन खो दिया इन्होंने। जब हम लोग इन्हें डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने इसे पागलपन का दौरा डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने चाची जी को कई बड़े अस्पताल में दिखाए पर कोई फायदा नहीं होता है। अब इसी बीच फाइनली नवरात्रि का टाइम आता है। अब जैसे मैंने बताया था कि इस टाइम पर दिनेश की मम्मी पे माता जी आया करती हैं और आसपास के सभी लोग उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखते थे तो वो उनका समाधान बताती थी। अब इसी दौरान दिनेश की मम्मी बोलती है चाचा जी को कि जाके अपनी पत्नी को लेके आओ। अब चाचा जी पहले तो यही बोलते हैं कि वो अभी रेडी हो रही है, पर फिर दिनेश की मम्मी जब गुस्सा हो गई कि जाओ अभी लेके आओ उसे, तब वो जाते हैं अपने कमरे की तरफ जहां पर उनकी पत्नी रेडी हो रही थी। भाई जब ये अपने कमरे के पास पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनका कमरा खुला हुआ है, अंदर कोई भी नहीं है। इन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई 2 बार पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं था। कुछ सेकंड के बाद इन्होंने आसपास के सारे कमरों में ढूंढ लिया पर इनकी पत्नी कहीं दिखाई ही नहीं थी। अब इसी बीच इनकी नजर अपने छत पर पड़ती है। इनके छत पर भी एक स्टोर रूम बना हुआ था पुराना सा। दिनेश के चाचा सीधा छत पर पहुंचते हैं अपनी पत्नी को ढूंढते हुए, और जब ये छत पर पहुंचे तो जहां पर वो स्टोर रूम था ना, वहां से बहुत गंदी स्मेल आने लगी। भाई साहब ये सीधा उस स्टोर रूम के पास जाते हैं। इन्होंने देखा कि जनरली उसका कुंडी आगे से लगा हुआ रहता है, पर इस समय वो खुला था और वो गंदी स्मेल और इंटेंस हो चुकी थी। यहां दिनेश के चाचा वो स्टोर रूम खोल देते और भाई उन्होंने पता है क्या देखा? इनकी पत्नी सिर्फ ब्लाउज और साया पहनी हुई थी, साड़ी नहीं थी उनके शरीर पे। वो एक टूटे हुए चेयर पर बैठी है और उनका फेस दीवार की तरफ था, और वहीं चेयर के पास उन्होंने पॉटी कर रखी है। और भाई एक हाथ के नाखून से वो दीवार पे से स्क्रैच मार रही है बहुत बुरी तरीके से, और दूसरे हाथ से वहीं पॉटी उठा के खा रही थी। दिनेश ये देख के एकदम पागल हो जाते हैं, क्या कर रही है। इन्होंने जाकर उनको पीछे से हिलाया जोर से। वो देखते हैं कि भाई मेरी पत्नी का पूरा फेस एकदम काला हो रखा है और आंखें एकदम खून जैसी लाल। वो किसी दूसरे ही आवाज में बोल रही थी कि ये तो अब मेरी है, इसको हम अपने पास रखेंगे, चुपचाप वापस चला जा। और हम जैसे नाक से बोलते हैं ना, वैसी आवाज निकल रही थी। दिनेश के चाचा को यहाँ डर लग गया बहुत ज्यादा। ये सीधा भाग के नीचे जाते हैं अपने भाभी के पास और उनके कान में चुपचाप सारी बात बता दी। अब यहाँ दिनेश की मम्मी पड़ोसी को बोलती है कि आप लोग घर जाइए, कल आइएगा, कल मैं आपका समस्या का समाधान बताऊंगी, अभी मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। उसके बाद दिनेश के परिवार वाले सीधा उस स्टोर रूम में पहुंचते हैं। दिनेश की चाची वैसी चेयर पे बैठी हुई थी। अब यहाँ दिनेश की मम्मी सीधा जाके उसका बाल पकड़ती है, बाल पकड़ के बोलती है कि तू अपने पति को अपने वश में करना चाहती है, घर तबाह करेगी तू मेरा। तू धमतारी में यही सब करती थी ना, इसलिए तेरा रायपुर आने का मन नहीं करता था। और फिर यहाँ पे उन्होंने अपनी साधना से दिनेश की चाची को वश में किया और अब चाची फाइनली सारी बात बताती है। वो बोलती हैं कि जो दिनेश के चाचा हैं उनका एक दोस्त है जो कि एक ड्राइवर है। तो इस ड्राइवर दोस्त की पत्नी के साथ मिलके दिनेश की चाची यहाँ काला जादू का साधना कर रही थी। वो उस चीज को सीखना चाहती थी। अब किसी वजह से वो उपासना अधूरी रह जाती है और इसी कारण दिनेश की चाची ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अब यहाँ होता यह है कि दिनेश के परिवार वाले चाची को बहुत अलग अलग जगह दिखाते हैं, पर कोई मेजर सुधार नहीं होता इनके अंदर। समय के साथ उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी और करीब 30 साल की उम्र में
दिनेश के चाचे की डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ के बाद जब दिनेश और उनके भाई उनकी बॉडी को कमरे से निकाल रहे थे बाहर, तो बताते हैं कि भाई उनकी शक्ल ना बहुत भयानक लग रही थी उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई 90 साल की बूढ़ी औरत है। इसके अलावा उनके पैर में भी बहुत सारे चोट के निशान थे। अब उसके बाद फाइनली चाची का क्रियाक्रम करने के बाद ये लोग घर आते हैं और इनकी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है कुछ दिनों के बाद से। अब यहाँ दिनेश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि भैया हम ना पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं। चाची की डेथ के कुछ सालों के बाद मेरी शादी हो जाती है और फिलहाल मेरे 2 बच्चे हैं। अब जो मेरा छोटा बेटा है उसके पैरों में भी सेम वही निशान है जो मरने के टाइम चाची के पैरों में थे। हमने यहाँ पंडित जी को बुलाया अपने घर कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, तो पंडित जी ने बोला कि इस घर में एक स्त्री की आत्मा वापस लौट के आई है और वो आत्मा फिलहाल तुम्हारे बेटे के अंदर है। यहाँ तक आपने स्टोरी सुनी है तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा इस कहानी में। मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूँ। जो दिनेश के चाची का पहला बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था ना, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। छत्तीसगढ़ में इसे स्वयं बलि देना बोलते हैं। जो भी कोई ऐसे काला जादू की साधना करता है उसे अपने पहले बच्चे की बलि देनी पड़ती है। तो यहाँ इसकी चाची ने इस चीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए अपने बेटे को अंदर ही मार लिया था। अब दिनेश बताते हैं कि भैया जब से उस पंडित ने आके बोला है ना कि चाचे की आत्मा मेरे बेटे में है, उसके कुछ सप्ताह के बाद से ही हमारी एक चचेरी बहन है, मेरे से बड़ी दीदी, उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। ये लिखते हैं कि वो सारी घटनाएं मैं आपको प्रॉपर प्रूफ और इमेजेस के साथ दूसरी स्टोरी में बताऊंगा। तो यार हमें दिनेश भाई की स्टोरी का इंतजार रहेगा। अगर आपके जानने में ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव। दोस्तों एक और रिमाइंडर, आप सब राहुल के प्राइवेट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री। उसकी हेल्प से आप ट्रेडिंग के थ्रू एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बनाना सीख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर उसके चैनल को सब्सक्राइब करो और डायरेक्ट मैसेज करो दैट आई वांट टू ज्वाइन द टीम। ऑल द बेस्ट, पर अगेन प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही कोई स्टेप लेना।